हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 134, जिसमें हम देखेंगे अपना नया विषय छंद। ठीक है, तो अब जो हमारे प्रश्न रहेंगे वो छंद के विषय में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल की रचना है छंद शास्त्र। टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की, गौर करेंगे दोस्तों। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल हैं। कौन है? छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल हैं। छंद का दूसरा नाम, ध्यान से सुनते जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर समझ में नहीं आता। ठीक है, हमें भी समझने में समय लगा था। ठीक, और आज भी कुछ चीज़ें हैं कि हम खुद भी नहीं समझ पाए हैं। ठीक, तो आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं, तो ध्यान से समझें। छंद का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? पिंगल है। ठीक है, पिंगल है। और चाहे तो अपने हैंड रिटन नोट्स भी आप साथ साथ बनाते चलिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जो अपने नोट्स खुद बनाएंगे आप ही का फायदा है। ठीक, तो देखते हैं। छंद का दूसरा नाम है पिंगल। ठीक, पिंगल आचार्य के छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन होने के कारण इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, फिर से सुनेंगे। आदि ग्रंथ यानी कि सबसे प्राचीन और सबसे पहला। ठीक है, शुरुआती ग्रंथ, आदि मीन शुरुआत। ठीक, तो ध्यान से समझे। पिंगल आचार्य के छंद सूत्र, पहली बात तो जो पिंगल आचार्य हैं उन्होंने एक छंद सूत्र दिया। ठीक है, जिसमें उन्होंने छंद का सुसंबद्ध वर्णन किया है। ठीक है, और छंदों का सुसंबद्ध वर्णन करने के कारण ही इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, किसको? छंद सूत्र को। ठीक है, आगे देखें। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है ये, पूछा जा सकता है कि पिंगल शास्त्र का अन्य नाम क्या है, तो आप बताएंगे छंद शास्त्र। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि छंद शास्त्र का अन्य नाम क्या है, तो आप बताएंगे पिंगल शास्त्र। ठीक है, छंद शास्त्र 8 अध्यायों का एक सूत्र ग्रंथ है। ध्यान से सुनते जाएंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चल रही है। ठीक है, तो गौर करेंगे। छंद शास्त्र 8 अध्यायों का एक सूत्र ग्रंथ है। अग्नि पुराण में भी पिंगल पद्धति, कौन सी पद्धति? पिंगल पद्धति पर आधारित छंद शास्त्र का पूर्ण विवरण है। ठीक है, तो जो अग्नि पुराण है इसमें भी पिंगल पद्धति पर आधारित छंद शास्त्र का पूर्ण विवरण दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये पूरा एक विषय तैयार हुआ है यहाँ से, इस वजह से यह ग्रंथ जो है वह खास हो जाता है। तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेना। ठीक है, जैसा भी हो, जब भी आपको समय मिले। ठीक है, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, मन लगा करके पढ़ें। ठीक है, सिर्फ बोझ लगे ऐसी स्टडी कभी मत करना। ठीक, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? ठीक है, छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। देखो, शास्त्र शब्द आ रहा है तो ध्यान से समझना। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक, ऑप्शन बी, छंद सूत्र। ठीक है, छंद सूत्र छंद शास्त्र की, छंद सूत्र छंद नहीं है, छंद है। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है
दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। कितने जबरदस्त प्रश्न बन रहे हैं देखो इस पुस्तक में। ठीक है, अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको हिंदी साहित्य को अलग से कहीं से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इस पुस्तक में दिए गए हैं। ठीक है, 50% से भी ज़्यादा अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा जो है काम हो जाएगा स्टडी के संबंध में। ठीक है, कुछ चीज़ें जो नहीं समझ में आ रही थी हो सकता है वो आपको समझ में आने लगें। और दोस्तों ध्यान रखिए, किसी भी स्टडी के लिए रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप सिर्फ एक बार वीडियो ना देखें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे ही वीडियो देखें, आप किसी और के देख लें, आप खुद के वीडियो बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जितनी बार आप खुद से तैयारी करेंगे, खुद के अपने सेल्फ नोट्स बनाएंगे, समझ लीजिए आपका विषय उतना ही पक्का और मजबूत होता जाएगा। ठीक है ना, और चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी, फिर ये एक बच्चों जैसा खेल रह जाएगा आपके लिए। ठीक, तो जब भी पढ़ें मन से पढ़ें और ढंग से पढ़ें। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नेट एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है ये। तो दोस्तों अपभ्रंश काव्य का, ध्यान से सुनना, अपभ्रंश काव्य की बात हो रही है तो इसमें कड़वक, ठीक है, कड़वक छंद सबसे ज़्यादा प्रिय है। ठीक है, सुप्रसिद्ध छंद है अपभ्रंश का, कौन सा? कड़वक छंद। पीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है ये। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे व्याख्या पर। अपभ्रंश काव्य के बहुप्रचलित पंचझटिका, ठीक है, पंचझटिका, अरिल और उनसे बने कड़वक आदि थे। ठीक है, ध्यान से सुनना, अपभ्रंश काव्य के बहुप्रचलित पंचझटिका, अरिल और उनसे बने कड़वक आदि थे जो हिंदी के आदिकालीन साहित्य में दोहे के समान लोकप्रिय नहीं हुए। ठीक है, दोहे के समान लोकप्रिय नहीं हुए। ठीक, अरिल के स्थान पर, गौर से सुनते जाना, पूरी व्याख्या स्पष्ट हो जाएगी तो आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि अपभ्रंश कालीन सबसे प्रिय छंद, तो दोहा छंद बोला जाता है, तो आपको वो अंतर भी समझ में आएगा। तो गौर करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कड़वक छंद की। ठीक है, और दोहा छंद भी आता है ऑप्शन में, तो ऐसी स्थिति को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो व्याख्या देखेंगे। अरिल के स्थान पर हिंदी में चौपाई का प्रयोग बढ़ा। किसका प्रयोग बढ़ा? अरिल छंद की स्थान पर हिंदी में चौपाई का प्रयोग बढ़ा। और कथा काव्यों में इसकी प्रतिष्ठा देखी जा सकती है। जितने भी कथा काव्य मिलते हैं दोस्तों, इसमें उन सभी में इसकी प्रतिष्ठा देखी जा सकती है। इसकी लोकप्रियता को देखकर ही भक्ति काल में जायसी और तुलसीदास ने आदि काल का ऋण स्वीकार किया है। ठीक है, किसकी? इसकी लोकप्रियता देखकर ही, ठीक है, भक्ति काल में जायसी और तुलसीदास ने आदि काल का ऋण स्वीकार किया है। चौपाई के साथ दोहा रखकर कड़वक बनाने की जो प्रथा सिद्धों ने अपनी रचनाओं में आरंभ की, उसी को आगे चलकर उक्त दोनों महाकवियों ने, जायसी और तुलसीदास ने भी अपने काव्यों की मुख्य शैली बना ली। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है देखो। ठीक है, यानी कि जो परंपरा पहले से चली आ रही थी, ठीक है, दोहे की, कड़वक बनाने की, तो बाद में उसी शैली को किसने अपनाया? जायसी और तुलसीदास ने अपनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखें दोस्तों,
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प ए सही माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया। ठीक है, तो देखो किस तरह से आंसर की में भी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, हर बार आप ही गलत हो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों। और अगर लगता है आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके आंसर सही हैं, तो आप अपने आंसर्स के लिए क्लेम भी कर सकते हैं, जो कि होता है, टाइम दिया जाता है। तो इसकी जानकारी के लिए आप इंटरनेट पर सर्च करें। ठीक है, एक एक नंबर से जो स्टूडेंट रह जाते हैं उनको ही पता होता है कि उन्होंने पास होने के लिए कितनी मेहनत की है। और अगर इस प्रकार की अगर त्रुटियां की जाती हैं प्रशासन के द्वारा, तो ये बहुत ही खराब बात है। ठीक है ना, मजाक नहीं है स्टूडेंट्स की लाइफ। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी को लेकर जागरूक रहें बिल्कुल, और अपने क्वेश्चंस आंसर्स की सभी चीज़ के प्रति जागरूक रहें। बाकी कड़वक के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो मेरे वन लाइनर क्वेश्चंस की जो वीडियोस हैं आप उनको देखें, मैंने उसमें डिटेल में कड़वक के बारे में बता रखा है। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। आदिकालीन रासो काव्यों में वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पे, तोटक, तोमर, पद्धरी और नाराज का प्रयोग अधिक किया गया है। ठीक है, तो फिर से सुनेंगे। आदिकालीन जो रासो काव्य मिलता है उसमें वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पे, तोटक, तोमर, पद्धरी भी हो सकता है ये। ठीक है, और नाराज का प्रयोग अधिक किया गया है। इनमें से कुछ छंद अपभ्रंश में भी प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी छंद हैं, कौन कौन से? छप्पे, तोटक, तोमर, पद्धरी। ठीक है, और नाराज। तो ध्यान रखें दोस्तों, और इनमें से कुछ का प्रयोग अपभ्रंश में भी प्रयुक्त हुआ है। आगे देखें। आदिकाल में छंद के अतिरिक्त कथा कहने के ढंग की कुछ शिल्प पद्धतियां प्रचलित रहीं। अब गौर से सुनेंगे, इम्पॉर्टेंट बात आ रही है। ठीक है, आदिकाल में छंद के अतिरिक्त कथा कहने के ढंग की कुछ शिल्प पद्धतियां प्रचलित रहीं। इनमें कथानक रूढ़ियों का महत्व है। ठीक है, प्रश्न बनता है, यहाँ से पूछा जाता है कि आदिकाल में किसका महत्व है कथा कहने के लिए, तो आप बताएंगे कथानक रूढ़ियों का महत्व है। ठीक है, और यह एक शिल्प पद्धति है, कथानक रूढ़ियों का महत्व बताना। ठीक, आगे देखें। रासो ग्रंथों में इस प्रकार की रूढ़ियों का विशेष प्रयोग हुआ है। किस प्रकार की रूढ़ियों का? कथानक रूढ़ियों का महत्व बताना। ठीक है, शुक, दूती, देवी, शक्तियाँ आदि इन रूढ़ियों के साधन रहे हैं। क्या रहे हैं इन रूढ़ियों के साधन? शुक, दूती, एक दूती होगी या फिर शुक होगा। ठीक है, तोता। ठीक, या फिर कोई देवी होगी या कोई शक्तियाँ होगी, तो इनके माध्यम से जो कथा थी वह कही जाती थी। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रचलित ढंग रहा है कथानक रूढ़ियों का महत्व बताना। ठीक है, रासो साहित्यों में ये ज़्यादा देखा जाता है। आगे है, ये रूढ़ियाँ अपभ्रंश साहित्य में भी मिलती हैं। किसमें? अपभ्रंश साहित्य में भी मिलती हैं। तो ये बात भी ध्यान रखें, आप गौर करेंगे दोस्तों। आदिकाल के छंद के अतिरिक्त कथा कहने के ढंग की कुछ शिल्प पद्धतियां प्रचलित रहीं। अभी हमने पढ़ा वे क्या थी? कथानक रूढ़ियों का महत्व था। अब हम देखेंगे दोस्तों, अपभ्रंश और हिंदी दोनों में दोहा शैली का प्रयोग एक ही स्रोत से आरंभ हुआ है। ठीक है, यानी जो अपभ्रंश में, ठीक है, शैली अपनाई गई और जो हिंदी काव्य में शैली अपनाई गई, कौन सी? दोहा शैली। ठीक है, तो इनका प्रयोग जो है वो एक ही स्रोत से शुरू माना जाता है। ठीक है, दोहा छंद अपभ्रंश में जन भाषा से ही लिया गया था। दोहा छंद अपभ्रंश में जन भाषा से ही लिया गया था, इसीलिए इस छंद को हिंदी का मुख्य छंद मानना चाहिए। इसीलिए
इस छंद को हिंदी का मुख्य छंद मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दोहा छंद है वो अपभ्रंश में जन भाषा से लिया गया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों, गौर करेंगे। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? ऑप्शन डी, सोठा। ठीक है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत सोठा होता है। पीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। मात्रा की दृष्टि से, अब यहाँ पर मात्रा जो आप लगाते हैं ना, ठीक है, जब आप कुछ लिखते हैं तो मात्राएं हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक अपोजिट क्या है? सोठा है। ठीक है, यानी कि जो दोहे में मात्रा हैं उसके विपरीत मात्राएं हैं किसमें? सोठा में। ठीक है, और ये दोनों ही छंद हैं, दोहा और सोठा। अब आगे सुने। सोठा अर्ध सम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? अर्ध सम मात्रिक छंद है सोठा। इस छंद में दोहे के द्वितीय चरण को प्रथम को द्वितीय और तृतीय को चतुर्थ और चतुर्थ को तृतीय कर देने से बन जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर हम प्रथम द्वितीय की जगह पहला, दूसरा, तीसरा शब्द का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो ध्यान से समझें। इस छंद में दोहे के दूसरे चरण को पहले चरण में और पहले चरण को दूसरे में तथा तीसरे को चौथे में और चौथे को तीसरे चरण में कर देने से यह छंद बन जाता है। ठीक है, इस छंद के विषम चरणों में, ध्यान से सुने, इस छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यह बात इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बनता है। पूछा जाता है कि दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं हैं? तो सम विषम, ये मैथ की बात हो रही है, यहाँ पे मैथ आ गया। ठीक है, ये टर्म जो उठाई गई है मैथ की है, सम और विषम, ऑड और इवन। ठीक है ना, तो ध्यान से सुने। तो विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम, अब ध्यान से सुने, जो तुक है वो पहले और तीसरे चरण में होती है और जो तुक मिलाई जाती है ना पंक्तियों में, वो कौन से चरण में होगी? वो पहले में होगी या फिर तीसरी पंक्ति में होगी। ठीक है, तीसरे चरण में होगी। आगे देखते हैं उदाहरण। तो दोस्तों सबसे पहले समझेंगे अर्धसम। अर्धसम का अर्थ क्या होता है, जिस वजह से इसे अर्धसम मात्रिक छंद कहा गया है दोहे को। तो अर्धसम का मतलब होता है कि आधे चरणों का समान होना, यानी कि इसमें सभी चरण समान नहीं होते। ठीक है, चरण किसे कहते हैं पहले ये समझें। अब ये देखें ऑप्शन, ये उदाहरण। ठीक है, जैसे का ये जो उदाहरण आपके सामने है, रघुपति बाण कृषाणु, यहाँ तक एक चरण है, ये कोमा दिखाई दे रहा है, एक चरण। फिर निशिचर निकर पतंग सम, ये दूसरा चरण है पूरा यहाँ तक। ठीक है, पहला चरण यहाँ तक, दूसरा चरण यहाँ तक, और फिर है ये कोमा यहाँ से यहाँ तक, ये कोमा का तीसरा चरण, फिर ये है चौथा चरण। ठीक है, अब बात आ रही है दोस्तों कि जो इस छंद के विषम चरण है, विषम चरण यानी कि पहला और तीसरा चरण, पहला और तीसरा चरण कौन कौन सा? पहला चरण कौन सा है? तो ये वाला चरण जो है पहला है। ठीक है, पहला। और तीसरा चरण कौन सा है? ये वाला, यानी ये तीसरा चरण। तो ये दो जो चरण हैं ये इन समान होंगे। ठीक है, और इनकी मात्राएं कितनी होंगी? 11-11। ठीक, और जो ये चरण होंगे ये कौन से होते हैं? इन चरणों को हम विषम कहते हैं, क्योंकि 1 और 3 क्या संख्या है? ये विषम संख्या है। कौन सी संख्या? विषम संख्या। ठीक है, ध्यान रखें, विषम। और 2 और 4,
2 और 4 कैसी संख्या है? ये संख्या है सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या यानी कि दूसरा चरण और चौथा चरण। ठीक है, इसकी मात्राएं 13 होंगी। ठीक, फिर से देखें, गौर करेंगे, जो पहला और जो तीसरा चरण है इसकी मात्राएं 11 होंगी, और जो दूसरा और जो चौथा चरण है इसकी मात्राएं 13 होंगी। अब मात्राएं कौन सी होती हैं ये सुने। तो 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं, एक लघु, ठीक है, लघु जिसे डिनोट करते हैं हम ये खड़ी पाई से, ठीक, और एक होता है गुरु। ठीक है, लघु मीन्स छोटी मात्रा, गुरु मीन्स बड़ी मात्रा, ऐसे समझें, जिसे हम डिनोट करते हैं एस के सिंबल से। तो अब आप अपने उदाहरणों को देखो, मानो हम इसका उदाहरण लेते हैं, तो जो ये सिंबल है खड़ी पाई का, ये कौन सी मात्रा है? लघु। ठीक है, ये क्या है? लघु। खड़ी पाई ये लघु है। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो जो एस सिंबल है ये किसका है? गुरु का। यानी लघु मीन्स छोटी मात्राएं और गुरु मीन्स बड़ी मात्राएं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। लघु में कौन कौन सी मात्राएं आती हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो लघु में आती है हमारा छोटा आ, ठीक है, छोटी ई और छोटा ऊ। ठीक है, ये मात्राएं हमारी लघु मात्राएं हैं। ठीक है, तो यानी कि जब पंक्ति में या शब्द में हमें छोटा ऊ, छोटी ई मिले या छोटा आ मिले, ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या होगा? लघु होगा। उदाहरणों को ध्यान से देखें, लघु होगा। ठीक है, और जहां पर हमें गुरु मिले, गुरु कैसे? ध्यान से देखें। अब गुरु में कौन कौन सी मात्राएं आती हैं, तो ऐसे स्क्रीन पर देखें, गौर करें। ठीक है, बड़ी मात्राएं आएंगी सारी। कौन कौन सी? बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, और ये वाला ए, छोटा ए, बड़ा ए, ये ओ। ठीक है, ओ, और फिर औ, ये वाली मात्रा औ, फिर ए की मात्रा, बड़ा ए भी आएगा, और चंद्र बिंदु। ठीक है, चंद्र बिंदु, और अम की मात्रा, और आह की मात्रा। ठीक है, ये सारी हमारी बड़ी मात्राओं में आ जाएंगी, जिन्हें हम गुरु स्वर कहेंगे। ठीक है, गुरु मात्राएं कहेंगे, और हम किससे डिनोट करेंगे? एस से। ठीक है, एस से। स्क्रीन पर देखते रहें। ठीक, और जो हमारे क्या बोलते हैं सिंबल हैं, ध्यान दें, जो इसमें कौन सी मात्रा नहीं आएगी ये भी देखें। जो आधे स्वर होते हैं, माने स्व, जैसे ये, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं हम उदाहरण पर गौर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मात्राएं काउंट करते हैं। ठीक है, पहले चरण की मात्राएं देखेंगे। तो लघु में देखेंगे, ये छोटी मात्राएं, उनको हम 1 मात्रा काउंट करेंगे, और जो गुरु है यानी एस का सिंबल है, उन्हें हम 2 मात्राएं गिनेंगे। ठीक है, यानी मात्राएं डबल हो जाएंगी। तो अब इस हिसाब से अपनी काउंटिंग आप करते चलिए। तो गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनना इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो लघु, यहाँ पे कितनी लघु की मात्राएं हैं? 4, 1, 2, 3, 4। जैसे ही हमारा गुरु आया तो मात्राएं कितनी हो गई? 2, फिर लघु है तो 1, फिर लघु है 1, फिर एस का सिंबल आ गया तो 2, फिर लघु है तो 1। अब टोटल काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, तो ये टोटल मात्राएं कितनी हो गई हमारी? 11। ठीक, अब इसी तरह से हम इसको देखेंगे तीसरे चरण को। इसमें कितनी मात्राएं हैं? 1 और 2, 3, फिर 4, फिर 5, 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, फिर 11। ठीक है, तो तीसरे चरण में टोटल मात्राएं कितनी हैं? 11। तो इस हिसाब से पहला और तीसरा यानी विषम चरण जो होता है वो 11 मात्राओं का होता है। कितनी मात्राओं का? 11 मात्राओं का। ठीक है, और जो हमारा दूसरा और चौथा जो चरण होता है दोस्तों, वो हमारा कितने का होता है? 13 मात्राओं का। ठीक है, 13 मात्राएं कैसे? गिनकर देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 और 13, ठीक है। फिर है दोस्तों 2, अब देखो चौथा चरण, ठीक है, कंपेयर करते चलना। चौथा चरण है 2, 3, फिर 4, 5, फिर 6, 7, फिर 8, 9, सॉरी मैंने इसको भी काउंट कर लिया, थर्ड वाले को फिर से काउंट करेंगे। पहले तो इसकी तो हमने देख ली कि 13 मात्राएं हैं, ठीक है। अब इस वाले की देखते हैं यहाँ से, जननी से, ठीक है। जा है छोटा है इसलिए लघु स्वर, ना है छोटा है इसलिए लघु स्वर, नी बड़ी मात्रा है इसलिए गुरु स्वर आ गया यहाँ पे। हृदय 2 मात्राएं हैं तो ये गुरु स्वर, ठीक है। और द हमारा छोटा है तो लघु स्वर, या हमारा छोटा है तो लघु स्वर, ठीक है। बड़ी मात्रा है तो हमारा गुरु स्वर, छोटी मात्रा है तो लघु स्वर। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे दोस्तों तो काउंट करने पर ये कितनी मात्राएं बैठेंगी, यहाँ से यहाँ तक काउंट करके देखिए। एस को आपको 2 मानना है और लघु को आपको 1 मानना है, ठीक है। तो 1, 2, अब पहले जो जो एस है उस पर 2-2 लिख लो, ठीक है। अब अपने आप काउंट कर लो, 1 कितने हैं पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हमारे 1 हैं, ठीक है। फिर 2 और 2, 2, 4 और 2 प्लस 6 यानी 7, 6, 13, टोटल कितने हो गए, तो टोटल हमारे 13 हो गए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो दूसरा और जो चौथा चरण है वो कितनी मात्राओं का होता है दोस्तों, ये सम चरण होता है और 13 मात्राओं का होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि आधे चरण 11 और आधे चरण 13, ठीक है। इस वजह से यह अर्धसम चरण है, ठीक है। अर्धसम द्विमात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है। कौन सा, दोहा। बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आपको ये वर्ड ही याद हो जाए और इस शब्द का आपको रीजन पता चले कि किस वजह से इसको अर्धसम मात्रिक छंद कहा जाता है, ठीक है। अब कोई भी पंक्ति अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें खुद से मात्राएं लगाने की कोशिश करें। जब आप मात्राएं लगाना सीख जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मात्राएं बनाई जाती हैं, ठीक है। और जो पहला और जो तीसरा चरण, ठीक है, इसका होता है दोहे का, इसमें तुक मिलाई जाती है। पहले और तीसरे चरण यानी विषम चरण में तुक मिलती है। तो देखो तुक का कैसे, देखो लास्ट वर्ड देखो, गौर करो, पंक्ति के आखिरी उस पे रघुपति बान कृसानु, कृसानु लास्ट वर्ड जो होता है उससे राइम यानी तुक बनती है। और तीसरे इसका फिर से पढ़ो, जरे निशाचर जानू, जानू और सानू एक जैसे शब्द हैं, तुक बन रही है। तो इसमें दोहे की खासियत है कि इसमें पहले और तीसरे चरण में क्या बनती है, तुक बनती है। तो इतनी बात आप याद रखें, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अर्धसम मात्रिक छंद के विषम पदों, विषम पद कौन से, पहला और तीसरा, ठीक है। विषम पदों में 11, 11 तथा समपद, समपद कौन से हो गए, दूसरा और चौथा, ठीक है। तो सम पदों में 13, 13 मात्राएं होती हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोहा छंद में, दोहा छंद के विषम पदों में 11, 11 और सम पदों में 13, 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। 11 और 13, 13, ठीक है, ध्यान रखें। 11, 11 का डबल कर दोगे क्या हो जाएगा 22 और 13, 13 का कर दोगे तो 26, ठीक, ऐसे समझें इसको। तो दोनों चरणों को मिलाकर एक में विषम वाले में 22 और सम वाले में 26 मात्राएं, ठीक है। कैलकुलेशन है एक तरीके से, ये इसको अच्छे से समझ लें। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, ध्यान रखें ऑप्शन डी, ठीक है, दोहा। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।